दोस्तों कैपिटल मार्केट की एक बड़ी कंपनी आनंद राठी एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड अब इसका आईपीओ दोस्तों 23 तारीख से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। अब कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो इसमें जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, चाहे हम एंजल वन की बात करें या फिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, इन्होंने पास्ट में काफी अच्छा किया। और ये दोस्तों कैपिटल मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप देखें कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बहुत सारे नए लोग इसमें आते जाते हैं। और जैसे ही नए लोग इसमें आते हैं तो ऑब्वियसली फिर जो भी इससे रिलेटेड कंपनीज होती हैं, चाहे स्टॉक ब्रोकर हो या फिर डिपॉजिटरी हो या फिर एक्सचेंजेस हो, उनको प्रॉफिट दोस्तों उतना ही ज़्यादा होता जाता है। तो अब हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि इसका आईपीओ कैसा है। ये टोटली दोस्तों अनबाइज्ड रिव्यू होगा जिसमें हम ऑब्वियसली फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोई जीएमपी हाइप वाइप की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में दिख रहा होगा उसी के बारे में बात करूंगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ, ये मेरी खुद की रिसर्च है और जो कि मैं इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों हम जो आईपीओ की एनालिसिस करते हैं उसका एक तरीका होता है। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं, फिर आईपीओ की कुछ की इनसाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सिर्फ उसमें आईपीओ का साइज वगैरह नहीं, प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग क्या है, क्यूआईबी के लिए कितना हिस्सा रखा गया है, इन सबसे पता चलता है कि आईपीओ की क्वालिटी क्या है। उसके बाद ऑब्वियसली फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे, केपीआई डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं, पीयर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आप ये सब देखने के बाद दोस्तों अपना डिसीजन बना सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर उसमें आईपीओ में अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, वो समझ सकते हैं। लेकिन आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से दोस्तों मिल जाएगी। तो अगर सही लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है इन सब कामों में। तो अगर स्टार्ट करें दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो आप जानते हैं दोस्तों कि आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों काम करता है ऑब्वियसली इक्विटी डिलीवरी आप इसमें कर सकते हैं अकाउंट ओपन करके, डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली दोस्तों ये फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको एडवाइजरी भी सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती हैं उस तरह की एक्टिविटी में भी दोस्तों ये कंपनी इन्वॉल्व है, यानी कि वहां से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इवन अगर मैं बात करूँ पूरी इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट जो है दोस्तों है वो इनका इस कंपनी के पास है दोस्तों। तो कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के पास जो क्लाइंट हैं उनकी एवरेज 30+ है, क्योंकि जेनजी वगैरह को आज अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जिसके ज़्यादा ऐड दिखेंगे सीधी सी बात है वहाँ पर क्लाइंट बनते हैं। तभी आज ग्रो आज के टाइम में अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर बन चुका है दोस्तों। तो क्लाइंट्स तो इनके पास ठीक ठाक हैं, एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट सबसे ज़्यादा है, अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की देखिए, अब जो बिजनेस तो आपको मैंने समझाई दिया कि क्या बिजनेस है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद अगर आईपीओ की कुछ इनसाइट की बात करें तो ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 23 तारीख से ओपन होगा, 25 सितंबर तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। 414 यानी 414 अपर प्राइस बैंड है कंपनी का, फेस वैल्यू शेयर की ₹5 है। ओवरऑल अगर इशू साइज की बात करें तो अच्छी बात यह है कि 745 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ साइज होने वाला है। और जिसमें सारा का सारा जो आईपीओ का दोस्तों साइज है वो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है, यानी जो पैसा आएगा वो ऑब्वियसली कंपनी ग्रोथ में लगेगा, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं, यानी प्रमोटर अपना हिस्सा बेच नहीं रहे हैं। तो अब ये तो अच्छी चीज है कि फ्रेश कैपिटल है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखते हैं, जो कि एक अगेन ये पार्ट होता है कि भाई प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्योंकि वो उससे ये पता चलता है कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस कितना है। तो प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ यानी आईपीओ के पहले देखें अगर आप तो 98% के आसपास है, जो कि आईपीओ आने के बाद लगभग 69.9% होल्डिंग बचेगी। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो डिसीजन मेकर होंगे वो अगेन प्रमोटर ही रहेंगे, जो कि एक अगेन एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब अगर इसमें क्यूआईबी के शेयर्स की भी बात करी जाए, क्योंकि आजकल देखिए आजकल होता क्या है कि आईपीओ में खराब से खराब आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब हो ही जाते हैं। अब उसमें है कौन कौन, रिटेलर्स, एनआईआई और ऑब्वियसली क्यूआईबी। तो रिटेलर्स और जनरली आजकल एचएनआई को भी मानता हूँ, जो स्मॉल एचएनआई है, कि वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जीएमपी को देखकर ज़्यादातर वहाँ पर ट्राई करते हैं। लॉन्ग टर्म वाले वहाँ पर मैं मान के चलता हूँ काफ़ी कम है। तो क्यूआईबी जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जो चीज़ें हैं तो एफ आई आईज वगैरह, तो अगर वो चाहें तो इसमें क्यूआईबी में उनका ऐसा नहीं रहता कि आज खरीदा और कल बेच देंगे। बहुत कम ऐसा हो भी सकता है, कर सकते हैं अगर वो एंकर में नहीं है तो। लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि उनका थोड़ा स्ट्रेटजी रहती है, कुछ टाइम तक वो रहेंगे। तो 50% तक का इन्होंने कोटा रखा है, जो कि अच्छी चीज़ है। 50% तक का होना चाहिए, 50 से कम में फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आप देखें तो आईपीओ इनसाइट्स यहाँ पर ठीक लग रहे हैं। टाइम टेबल की बात करी जाए तो वो साइड में दिख ही रहा होगा, 23 से ओपन, 25 को क्लोज, उसके बाद अलॉटमेंट आपका 26 को फाइनलाइज होगा। और उसके बाद लिस्टिंग जो है लगभग 30 तारीख के आसपास हो सकती है, 30 सितंबर के आसपास दोस्तों। अब अगर हम इसके बाद अब देखिए फाइनेंशियल्स की बात करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जीएमपी से भी ज़्यादा जरूरी आपके लिए फाइनेंशियल्स होते हैं। क्योंकि यार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में लगातार इंक्रीमेंट है तो पॉसिबिलिटी है कंपनी आगे अच्छा करेगी। भले ही लिस्टिंग फ्लैट ही क्यों ना हो, क्योंकि जीएमपी पे मैं तो बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन अब आजकल भाई बताना पड़ता है।
तो वो अभी डिस्कस कर ही लेंगे जीएमपी। तो फाइनेंशियल्स भी अगर कंपनी के देखें, देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर अगर 2024 की हम बात करें फाइनेंशियल में, तो कंपनी के पास एसेट थे 2585 करोड़ के, जो कि इस बार बढ़कर हो गए 3365 करोड़ के। यानी एसेट इंक्रीज होना किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि एसेट्स बढ़ने का मतलब है कि उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ रही हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है पिछले 3 ईयर से अगर बात करें। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर था वो लगभग 683.26 करोड़, जो कि इस साल बढ़कर हो गया 847 करोड़। तो रेवेन्यू में इंक्रीज देखेंगे तो 24% का इंक्रीमेंट है, जो कि उतना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है उस हिसाब से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 77.29 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इस साल हो गया दोस्तों 103.61 करोड़। यानी कि अगर ग्रोथ देखेंगे आप प्रॉफिट पैड की, तो 34% की ग्रोथ है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2600 करोड़ के आसपास का है। एबिटा की बात करें दोस्तों, तो लास्ट ईयर एबिटा था 230.58 करोड़ के आसपास, जो कि इस बार है 311.27 करोड़। अब एबिटा क्या होता है वो भी बता देता हूँ कि मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया है, तो लोन का जो इंटरेस्ट है, टैक्सेस हैं, डेप्रिसिएशन है, वो सब काटा नहीं जाता है। उसके पहले कंपनी कितना बना रही है वो उसको एबिटा बोला जाता है, और ये जब सारी चीज़ें हट जाती हैं तो फिर वो पैट हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाता है। नेटवर्थ कंपनी की बात करें तो 393 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर थी, 503.76 करोड़ के आसपास इस बार है, यानी इंक्रीज हुई है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास लास्ट ईयर रिजर्व थे लगभग 370.48 करोड़ के, जो कि इस बार है 481.58 करोड़ के। बोरोइंग्स यानी कर्जा, लास्ट ईयर कंपनी पे कर्जा था 879.024 करोड़ का, जो कि इस बार है 905.57 करोड़ के। अब ये फाइनेंशियल्स देखने के बाद मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है कि कंपनी के, देखिए, पिछले साल से इस साल की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यानी फाइनेंशियल्स अगर रिजल्ट को आप देखेंगे एक वन व्यू में, तो बहुत अच्छे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स बड़े बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें थोड़ी बहुत ग्रोथ है, जो कि ऑब्वियसली एक चिंता की बात है, जिसपे कंपनी को काम करना पड़ेगा। अब अगर केपीआईज की बात करें, जो कि आईपीओ के फंडामेंटल्स को बताते हैं, तो आरओई जो है कंपनी का वो लगभग 23% के आसपास है, आरओसी 21.32% है। डेट टू इक्विटी रेशियो, अब अगर ये देखिए, ये रेशियो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। जो हमने ऊपर कर्जे की बात करी थी कि लगभग 905 करोड़ का कर्जा कंपनी पर है इस फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दो, यानी कि हर एक इक्विटी के लिए कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, वो 1.8 है। ऑब्वियसली ये नंबर जब भी 1 के ऊपर होता है तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस गड़बड़ाने लगता है, और ऑब्वियसली ये एक अच्छी चीज़ भी नहीं है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 के अंडर में रहता है तो फिर वो बहुत हेल्दी माना जाता है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक है। आर ओ एन डब्ल्यू 23% के आसपास के हैं। पेट मार्जिन इस बिजनेस में हालांकि हाई है, जैसे कि अभी अगर आपने मेरा एक प्री आईपीओ वाला वीडियो देखा हो, ग्रो वाला, तो उनके पेट मार्जिन लगभग 44-45% के हैं। इनके पेट मार्जिन 12.23% के हैं। अब उसका रीज़न भी है, क्योंकि यार ग्रो आप देखें तो वो इस तरीके के मॉडल पे काम करता है कि आपको उसकी हर जगह फ्रेंचाइजी नहीं दिखेंगी। यहाँ पर अगर बात करें इनके आनंद राठी शेयर की, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकिंग की, तो इसमें अब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भी ज़्यादा होता है, एडवाइजरी सर्विस में क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है। तो ये सब अगर देखें ना, इनके पेट मार्जिन कम है 12.23%, यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये कम नजर आएंगे। इबिट्टा मार्जिन हालांकि ज़्यादा है, 36.81% के हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.68 है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू को मतलब जो आईपीओ की प्राइस रखी गई है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड क्या है, तो वो पता चलेगा जब हम कंपनी को पीयर कंपैरिजन, यानी बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे जो कि ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में है। ईपीएस कंपनी का लगभग पोस्ट आईपीओ 16.52 के आसपास होगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी अर्निंग के हिसाब से प्राइस जो आईपीओ की रखी गई है वो 25 के मल्टीपल पे है। तो ये देखना होगा कि पीयर की क्या चीज़ रहती है यहाँ पर, यानी कंपटीटर जो है, तो इनके कंपटीशन जो है पीयर्स कंपनी, वो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस जो इनका डायरेक्टली कंपटीटर है, क्योंकि सेम स्पेस में है, वो भी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये भी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की इस बार अब लिस्टेड कंपनी है, और रिजल्ट आपने देखा होंगे बहुत जबरदस्त रहे हैं। तो अगर इस उनके ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो 41 है, आनंद राठी का 22.46 है। ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर यानी देखें आप मोतीलाल ओसवाल से तो कम है, जो कि एक ठीक चीज़ नहीं है। एनएबी की बात करें, एनएबी मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सारे लोन वोन चुका के अगर इन्वेस्टर के लिए 113.57 एनएबी है, और अगर मोतीलाल ओसवाल की वही 185.73 है। प्राइस टू अर्निंग मैंने बताई है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट वहीं पर आपको दिखाई देता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम के आसपास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम के आसपास है। यानी कि अच्छी चीज़ ये है कि आज के टाइम में जो ऑलरेडी लिस्टेड
कंपनी है, बाकी चीज़ें भी अगर आप देखेंगे आईआईएफएल सिक्योरिटी, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस, एंजल वन लिमिटेड, लेकिन इनके जो मेन कंपटीटर है वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ही मुझे लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक एडवाइजरी सर्विस में है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक की प्राइस रखी गई यानी प्राइस बैंड रखा गया है वो थोड़ा फेयर इनफ लगता है कि ठीक है, जो अभी चल रहा है, जो कंपनी लिस्टेड है उसी के आसपास दोस्तों इनकी जो आईपीओ के प्राइस बैंड रखा गया है। तो ये एक ये चीज़ है। बाकी दोस्तों अब जीएमपी की बात कर लें। अब इसके पहले मैं रजिस्ट्रार की बात कर लेता हूँ। लिंक्डइन टाइम ही दोस्तों इसका रजिस्ट्रार है। अब अगर दोस्तों इसके जीएमपी की बात करी जाए तो अपर प्राइस बैंड पे 27 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, लगभग 6.5% के आसपास, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों ये अब जीएमपी देखिए, मैं आपसे कॉन्फिडेंस में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईपीओ मैंने देखे जिनके आईपीओ ओपन होने से पहले जीएमपी बहुत हाई रहता है, आईपीओ आते-आते वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, या फिर बहुत सारे अच्छे आईपीओ ऐसे रहते हैं जिनका जीएमपी कुछ चल ही नहीं रहा होता है और आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पे जीएमपी भी बढ़ जाता है और ऑब्वियसली लिस्टिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है। तो ये कोई रेगुलेटेड नहीं है दोस्तों, ना ये लीगल है, इसलिए मैं सिर्फ जीएमपी बताना रहता है। अभी 6.5% चल रहा है। तो बाकी दोस्तों आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले ही सकते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर कर सकते हैं। दोस्तों बाकी वीडियो कैसा लगा है, रिव्यू कैसा लगा है, कोई अगर डाउट है, क्वेरी है या कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए।